स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के द्वारा वेस्ट एशियन कंट्रीज के लार्जर एरिया को टारगेट करते हुए अटैक किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि ईरान ने वेस्ट एशियन कंट्रीज के वहाँ पे जो अटैक है उसको क्यों कैरी आउट किया है। स्टूडेंट्स इनिशियली पार्ट के अंदर में ईरान का जो टेरिटरी है वहाँ पे यूएस एंड इजराइल के द्वारा एक स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था और उस स्ट्राइक के अंदर में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया था। अब देखिए कि ये जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं इनके क्लोज रिलेशन है यूएस के साथ में। कुछ कंट्रीज के वहाँ तो यूएस के जो मिलिट्री बेसेज हैं वो भी सिचुएटेड हैं। तो ईरान ने इन कंट्रीज को इसी वजह से टारगेट किया है कि यूएस के साथ में इनका क्लोज रिलेशन है और यूएस ने जो भी अटैक किए हैं ईरान के वहाँ पे इन्हीं कंट्रीज का जो टेरिटरी है उसको यूज करते हुए वो अटैक है वो कैरी आउट हुए थे। और इजराइल को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए कि ईरान के द्वारा एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है हजीबुल्लाह जो कि लेबनान के वहाँ पे सिचुएटेड है, उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे याद रख सकते हो 3H के रूप से कि ईरान के द्वारा जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे तो आप देखिए कि वहाँ हमास नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यमन के वहाँ पे जो होतीज हैं, होतीज जिनको रेबल ग्रुप के रूप से हम कंसीडर करते हैं और लेबनान के इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो लेबनान है वहाँ पे हजीबुल्लाह है। तो ये जो 3H के नाम से जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है इनको सपोर्ट आपको ईरान का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के द्वारा वेस्ट एशिया के वहाँ पे जो कॉमर्शियल शिप्स वहाँ से जा रहे थे तो उनको भी टारगेट किया गया। एक जो शिप है जो कि थाई का जो फ्लैग उसके ऊपर लगा था और इंडिया का जो कांडला का एरिया है वहाँ के लिए आने वाला था, तो शिप के ऊपर में अटैक हुआ है। कांडला है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कांडला एक पोर्ट है जहाँ पे आप देखिए कि लार्जर वे के थ्रू हमारा जो इम्पोर्ट है वो आया करता है। और ईरान के द्वारा अटैक के जो न्यू टारगेट हैं वो भी बताए गए हैं कि जब यूएस एंड इजराइल ने अटैक किया तो ईरान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट किया गया। तो आने वाले समय के अंदर में वेस्ट एशियन कंट्रीज के जो बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ईरान यहाँ पे टारगेट है वो करेगा। अब ये जो वेस्ट एशिया का वॉर का सिचुएशन है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ है। कंप्लीटली आप देखिए कि वेस्ट एशिया के द्वारा जो एनर्जी का जो सप्लाई है वो किया जाता है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो एनर्जी है जैसे ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। तो इस ऑयल एंड गैस के सप्लाई के रिगार्डिंग में डिस्टरबेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1973 के समय इसको सेटअप किया गया था। स्टूडेंट्स इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर कंट्री के रूप से इस्टेब्लिश है। तो इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, इंडिया को इसका एसोसिएट मेंबरशिप है वो मिला है, कंप्लीट मेंबरशिप है वो नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि कंट्रीज अपने जो रिजर्व्स हैं जो उनको सेटअप करने थे हर एक कंट्री को, वहाँ से आप देखिए कि ऑयल एंड गैस का जो यूज है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो करें। मिनिमम 90 डेज का जो रिजर्व है वो होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास में अगर उसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मेंबरशिप है उसको गेन करना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के वहाँ पे है। पेरिस के अंदर में इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से एनर्जी के बारे में अगर हम रीड करें, अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जो गैस का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक सप्लाई मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनको एलपीजी का जो सप्लाई करना है उसको मेन प्रायोरिटी के ऊपर में रखा जाएगा। जो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर में एलपीजी गैस या किसी अदर गैस का यूज हुआ करता है तो उसको अब कुछ समय के लिए जो रेस्ट्रिक्ट है वो कर दिया जाएगा। हाउस होल्ड्स को ही यहाँ पे मेन वे के अंदर में टारगेट है वो रखा जाएगा। हमारा जो डोमेस्टिक एलपीजी का जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया गया है पिछले कुछ समय के अंदर में, टारगेट रखते हुए 25% उसका यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में रीड करें तो हमारे यहाँ पे एनर्जी का जो सप्लाई है उसके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। अब देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जो 60% के आसपास जो जो यहाँ पे गैस का जो सप्लाई हुआ करता है अदर कंट्री से हम डिपेंड किया करते हैं। तो इस 60% के अंदर में जो 90% का जो हमारा इम्पोर्ट है, 90% आउट ऑफ द दिस 60% जो हम इम्पोर्ट करते हैं, 90% जो इम्पोर्ट है वो इसी स्ट्रेट से आया करता है।
अराउंड 50% के आसपास हमारा जो ऑयल का जो सप्लाई है, जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है, वो भी इसी स्टेट से आया करता है। तो इसका यही हमारा एक इम्पोर्टेंस है। एलपीजी के रिगार्डिंग में या गैस के सप्लाई के रिगार्डिंग में एक और हमारे यहाँ पे कंसर्न ये है कि हम कंप्लीटली आप देखिए कि किसी अदर कंट्री के ऊपर में डिपेंड करते हैं। हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो काफ़ी कम है। तो किसी भी ग्लोबल चेन के अंदर में अगर सप्लाई में डिस्टरबेंस होता है तो ओवरऑल हमारा जो जो डिपेंडेंस है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसको ये इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे स्टोरेज के रिगार्डिंग में भी क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं क्या गैस के रिगार्डिंग में? तो अभी आप देखिए कि कुछ 2 स्टोरेज फैसिलिटी हैं जिनको कि स्टार्ट करने के लिए कहा गया था। एक विशाखापट्टनम के वहाँ पे जो कि 2007 के समय एक्जिस्टेंस में आया था और एक मैंगलोर के वहाँ पे है। बट अगर हम बात करें कंट्री का जिस तरीके से यहाँ पे जो डिमांड है, क्या उस तरीके से हम कुछ दिनों के लिए स्टोरेज कर सकते हैं? तो उस तरीके का एलपीजी के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो नहीं है। एलपीजी हैं जो अदर गैसेज हैं उनके रिगार्डिंग। ऑयल के पर्सपेक्टिव से ज़रूर हमने कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व हैं उनको सेटअप किया था। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व ऑयल के रिगार्डिंग में ज़रूर हमारे यहाँ पे कुछ सेटअप हुए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो गैस का जो डिमांड है वो भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है। एक तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमने स्टार्ट किया। जो ट्रेडिशनल फ्यूल हुआ करते थे उस सिस्टम को लीव करते हुए जो गैस है उसको यूज़ किया जाता है फूड कुकिंग की रिगार्डिंग में, हाउस होल्ड के जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में। 20 मिलियन टन्स के आसपास हम यहाँ पे जो गैस है उसको इम्पोर्ट किया करते हैं। 20 मिलियन टन्स का जो गैस का इम्पोर्ट है वो हमारे यहाँ पे हुआ करता है। तो बेसिकली हमारा डिमांड को ये शो करता है। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है समय के साथ में और डिमांड इंक्रीज हुआ है और गवर्नमेंट का भी जो पुश है जिससे कि हम ट्रेडिशनल फ्यूल को यहाँ पे लीव कर सकें। कुछ अदर एरिया जिसको कि इस डिस्टरबेंस का इम्पैक्ट हुआ जिसके बारे में भी न्यूज़ बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो गाज़ियाबाद के नियर बाय एरियाज़ के अंदर में एक टाउन है, खुर्जा नाम का ये टाउन है। तो उस टाउन के अंदर में आप देखिए कि जो सिरेमिक यूनिट्स हैं जो वर्क किया करती हैं उन इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट हुआ। अब यहाँ पे जो वर्क है वो क्लोज़ डाउन का सिचुएशन के अंदर में है। हरियाणा के अंदर में कुछ एमएसएमई इंडस्ट्री हैं, कुछ रॉ मटेरियल है उसका हिट होने की वजह से यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट हुआ है। तो वेस्ट एशिया की वजह से सिर्फ़ आप देखिए कि यहाँ पे फ्यूल का जो सप्लाई है उसकी वजह से सिर्फ ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल के अलावा आप देखिए कि जो हाउस होल्ड के अंदर में जो कुकिंग गैस ये हम यूज़ किया करते हैं, उसको ही ये इम्पैक्ट नहीं है। ये इम्पैक्ट आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में भी मिलेगा कि हमारी जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, तो किसी न किसी तरीके से गैस है, ऑयल है, उसको यूज़ करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, उनको ये इम्पैक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ दिनों पहले हमने मोरबी का जो टाउन है गुजरात के वहाँ पे आप देखिए कि मोरबी नाम का एक टाउन है वहाँ पे भी सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं जो लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंस है उसके बारे में भी हमने रीड है वो किया था। फिर आप देखिए कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी रिगार्डिंग का न्यूज़ है कि लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए एक जो रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा। अभी तक अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री के बारे में रीड करें तो लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो कितनी बार यहाँ पे प्रपोज हुआ है। तो आप देखिए कि इस रिजोल्यूशन से पहले 3 टाइम्स ये एग्जिस्टेंस में आया था। 1956 के समय में जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारे जो एमवी मावलंकर नाम के जो पर्सन हैं जो हमारे स्पीकर हुआ करते थे। जीवी मावलंकर जो हैं जब स्पीकर हुआ करते थे जो हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर भी हैं। तो उनके समय में आप देखिए कि ये जो रिजोल्यूशन लाया गया था उनको रिमूव करने के लिए। फिर 1968 के समय ये रिजोल्यूशन आता है 1966 के समय में जब हुकुम सिंह है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो हुआ करते थे। हुकुम सिंह हैं उनको रिमूव करने के लिए लाया गया। फिर 1988 87 88 के समय आपको ये रिजोल्यूशन मिलता है जब उस समय बलराम जाखड़ नाम से जो पर्सन है बलराम जाखड़ नाम से जो पर्सन है उनको रिमूव करने के लिए। तो ये हमारे कुछ स्पीकर्स हैं जिनके रिमूवल के रिगार्डिंग में रिजोल्यूशन आया बट क्या किसी भी समय ये रिजोल्यूशन पास हुआ था? किसी भी समय रिजोल्यूशन है वो पास नहीं हुआ। अभी तक किसी भी लोकसभा स्पीकर है उनको रिमूव है वो नहीं किया गया है। क्योंकि एक तो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है कि गवर्नमेंट जो पावर के अंदर में रहेगा उन्हीं के सपोर्ट के अंदर में जो पर्सन है वो स्पीकर के पोस्ट के ऊपर में जाया करता है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो टोटल मेंबरशिप है
टोटल मेंबरशिप के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो मेजॉरिटी है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। इस वजह से इस रेज़ोल्यूशन को पास करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है अपोज़िशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 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 रेज़ोल्यूशन लाया गया वो वॉइस वोट के अंदर में उसका लॉस्ट हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर में जब लोकसभा का जो प्रोसीडिंग होगा तो इसको स्पीकर है उनके द्वारा हेड है वो किया जाए, स्पीकर है उनके द्वारा हेड किया जाए। जब उनके अगेंस्ट में रिज़ॉल्यूशन आया तो वो आप देखिए कि हाउस के अंदर में नहीं थे, उनके द्वारा उस समय वो हाउस को जो प्रिसाइड है वो भी नहीं किया जाता है। वो एज़ ए मेंबर के रूप से हाउस के अंदर में सिट कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, बट आप देखिए कि उनके द्वारा हाउस को जो प्रिसाइड है वो नहीं किया जाता है। और यहाँ पे एक डिमांड था कि न्यूट्रलिटी होना चाहिए, कि न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन किया जाए लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो आप देखिए कि एक इसी तरीके से जो कन्वेंशन है वो ब्रिटिश कन्वेंशन हुआ करता है। ब्रिटेन के वहाँ पे कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे जब भी कोई पर्सन है जो स्पीकर के पोस्ट के लिए जाया करता है तो अपना ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेंबरशिप को वो लेफ्ट करता है, उसको लीव करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने स्पीकर के बारे में रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे यूथनेशिया के बारे में है। यूथनेशिया बेसिकली अगर हम इस टर्म के बारे में रीड करें, यूथनेशिया जो टर्म है वो क्या हुआ करता है। यूथनेशिया टर्म का मीनिंग यही है कि गुड, यहाँ पे गुड वे के अंदर में जो डेथ है उसको कैरी आउट करना। अब आप देखिए कि यूथनेशिया है वो 2 टाइप्स के हुआ करते हैं। एक तो एक्टिव यूथनेशिया हुआ करता है। एक्टिव यूथनेशिया क्या है कि कोई भी पर्सन है जिनका जो हेल्थ कंडीशंस है वो बेटर नहीं है, तो उनकी डेथ के रिगार्डिंग में उनको किसी तरीके से जो लीथल ड्रग है उसको यहाँ पे दे दिया जाए। लीथल जो ड्रग है उनको इंजेक्ट कर दिया जाए। तो एक तो ये एक्टिव यूथनेशिया हुआ करता है जो इंडिया के अंदर में नहीं एग्जिस्ट करता। इंडिया इसको अलाउ है वो नहीं किया करता है। सेकंड आप देखिए कि पैसिव यूथनेशिया भी एग्जिस्टेंस में आया करता है। पैसिव यूथनेशिया क्या है कि कोई भी पर्सन है जो कंटिन्यूअस वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में है तो उस पर्सन को जो सपोर्ट है वहाँ पे उस लाइफ सपोर्ट जो थिंग्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए और उनको पीसफुल वे के अंदर में जो डेथ है या वो पर्सन का जो मेडिकल कंडीशन है वो इस तरीके से है कि कोई भी पॉइंट नहीं है कि वो वापस से जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर में रिटर्न कर सके। तो पैसिव यूथनेशिया के थ्रू उनको जो मेडिकल सपोर्ट है उसका रिमूवल है वो कर दिया जाता है। 2018 के समय में और बिफोर द 2018 आप देखिए कि 2011 के समय में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो डिसीजंस हैं वो लिए गए थे। 2018 के समय एक केस आता है, केस का नाम है यहाँ पे कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है। इस केस के अंदर में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था पैसिव यूथनेशिया को और इसको आर्टिकल 21 है उसका पार्ट माना है कि किसी पर्सन को डिग्निफाइड मैनर के अंदर में कोई भी पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो डिग्निफाइड मैनर के अंदर में अगर उनको राइट टू डेथ को देना है, राइट टू डाई है उसको यहाँ पे करना है, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। इससे पहले आप देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस केस है यूथनेशिया के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं। अरुणा शानबाग का ये केस है। अरुणा शानबाग एक नर्स हुआ करते थे। उनको आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर में किसी पर्सन के द्वारा जो हीनियस क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट में कि उनको जो रेप है वो कर दिया जाता है और बाद में उनका जो कंडीशंस है वो बेटर नहीं था। कंटिन्यूअस वो अपना मेडिकल जो कंडीशन है उसके अंदर में स्ट्रगलिंग सिचुएशन में थे। तो अरुणा शानबाग का ये काफ़ी ज़्यादा फेमस केस है कि जब उनको उनके द्वारा कंटिन्यूअस कोर्ट के अंदर में डिमांड किया गया कि उनको जो यूथनेशिया है उसके लिए अलाउ किया जाए और उनका जब डेथ होता है वो तो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में उनका डेथ हुआ था 2015 के समय में। 15 के समय में अरुणा शानबाग जो कि काफ़ी 34 डिकेड्स के आसपास आप देखिए कि वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में रहे थे। ये काफ़ी फेमस केस आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको इसके रिगार्डिंग में कोई आंसर कोट करना है, ये केस को आप कोट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 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 आप देखिए एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी हुआ करती है। संथारा नाम का एक प्रैक्टिस हुआ करता है। संथारा नाम का जो प्रैक्टिस है वो आपको जैनिज़्म के अंदर में मिलेगा और जैनिज़्म का जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन है वो इसको आर्टिकल 25 के पार्ट के रिगार्डिंग में कंसीडर किया करते हैं कि आर्टिकल 25 का उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है उसका ये पार्ट है। प्रैक्टिस है क्या कि कंटिन्यूअस जो पर्सन है वो यहाँ पे फास्टिंग को कैरी आउट करता है। उनके द्वारा किसी भी तरीके से जो फूड है उसको कंज्यूम नहीं किया जाता जब तक कि उनका जो डेथ है वो नहीं होता है।
तो जब तक डेथ नहीं होता है वो पर्सन है जो फास्टिंग को यहाँ पे कैरी आउट करेगा जैनिज्म के अंदर में, जिसको कभी राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि इसको बैन है वो कर दिया गया था, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बैन किया था। राजस्थान हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था लेटर फेज के अंदर में। तो ये मई एंड जून के समय में भी एक न्यूज़ था कि किसी जो माइनर एज ग्रुप का जो चिल्ड्रन है उनके द्वारा संतारा का जो रिचुअल किया जाता है, जो प्रैक्टिस किया जाता है और उनका डेथ वहाँ पे हुआ था। इंदौर का वो शायद न्यूज़ था, तो ये आप इसके बारे में भी एक बार रीड करना, क्योंकि जैनिज्म कम्युनिटी के जो पर्सन है वो आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग में इसको उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के पार्ट के रूप से उनका डिमांड हुआ करता है। फिर अगर हम बात करें दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे एलजी का अपॉइंटमेंट हुआ है। एलजी हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आने वाले समय के अंदर में जो सिटी है उसको ग्लोबल कैपिटल के रूप से हम डेवलप करें, लार्जर वे के अंदर में इसको हम डेवलप करें। ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रिपेयर्डनेस है, ऑपरेशन सिंदूर का जो रिजल्ट यहाँ पे रहे हैं उसके बारे में बेसिकली जो आर्मी चीफ है उनका एक स्टेटमेंट है कि जो ऑपरेशन सिंदूर ने हमारा जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज है उनका जो प्रोएक्टिव डेटरेंस के रिगार्डिंग में उनका जो शिफ्ट किया है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं कर्नाटका के, वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स वो मिले हैं जो कि 500 ईयर्स के आसपास ओल्ड हैं। तो 500 ईयर बिफोर आप देखिए कि जो कर्नाटका का वो एरिया है वहाँ पे विजयनगर एम्पायर का रूल है वो हुआ करता था। किसका रूल हुआ करता था स्टूडेंट्स? विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था? 1336 के समय में 2 पर्सन हुआ करते हैं। एक पर्सन का नाम है हरिहरा, एक पर्सन का नाम है हरिहरा, अदर पर्सन का जो नाम है वो है बुक्का। हरिहरा और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर को सेटअप किया जाता है। 4 इसमें अलग-अलग डायनेस्टीज आती हैं। एक डायनेस्टी को हम संगम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। संगमा डायनेस्टी है जो पहले वहाँ पे रूल करती है। संगमा डायनेस्टी के बाद में सलुवा नाम का जो डायनेस्टी है वो वहाँ पे रूल करती है। फिर आप देखिए कि तुलुवा नाम का जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे रूल करती है और उसके बाद में अराविडो नाम का जो डायनेस्टी है उसका आपको रूल है वो मिलेगा। कृष्णदेव राय नाम के जो रूलर हैं वो इसी एम्पायर से बिलोंग किया करते थे, जिनके बारे में यूपीएससी मेंस के पेपर के अंदर में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने रीड किया। 2018 का प्रीलिम्स का पेपर, सॉरी 19 का प्रीलिम्स का पेपर था, जब यूपीएससी ने आपसे कल्याणा मंडपा के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि किस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में कल्याणा मंडप जो नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया जाता है, तो विजयनगर टेम्पल्स के अंदर में कल्याणा मंडप है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो जो एनर्जी के रिगार्डिंग में जो पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि गवर्नमेंट ने हमारा जो कंट्री है जिस तरीके से एनर्जी के सेक्टर के अंदर में अदर कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड है, तो हमारा एक पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस है वो यहाँ पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जब 90% के आसपास हम इंपोर्ट किया करते हैं और जो डिस्ट्रप्शन है वो हमारे यहाँ पे जो सप्लाई है उसको आप देखिए कि इम्पैक्ट करेगा, तो कंप्लीटली जो पॉलिसी का प्रिपेयर्डनेस है वो होना चाहिए। फिर रसियन के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको कहा गया, जो पहले डिस्काउंट के ऊपर में अवेलेबल था अब डिस्काउंट के ऊपर में नहीं है, तो उन सभी के बारे में डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने आप देखिए कि सिस्मिक का जो सेक्टर है, जो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में जो सेक्टर हुआ करता है, उसका एक नया यहाँ पे जो प्रपोजल है वो लाया गया था कि नए जोन्स हैं वो डेवलप किए जाएं, पर फिर कुछ उसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ है नए जोन्स के अंदर में इंक्रीज करने की वजह से, तो फिर से उसका रोल बैक हुआ है। बट यहाँ पे ये इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर के समय में, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो हिमालय का एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एरिया है, जहाँ पे जो सिस्मिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। और एक आप देखिए कि जो प्रोबेबिलिटी जो सिस्मिक असेसमेंट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था इस नए जो जोनिंग सिस्टम के अंदर में, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज हुए और इसको रिवाइज कर दिया गया है, इसको वापस से रिटर्न कर दिया गया है। फिर अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, है जीडीपी के जो डाटा चेंज हुए हैं उसको यहाँ पे बताया गया।
अब देखिए कि जो नया बेस ईयर है वो 2022-23 है, 22-23 है वो नया बेस ईयर रखा गया है। ऑलरेडी इसको हम रीड कर चुके हैं। आईआईपी इंडेक्स है उसके भी बेस ईयर चेंज हुए हैं, उसको भी हम रीड कर चुके हैं। तो इसको आप एक बार रीड करना कि जीडीपी के अंदर में हम किसको काउंट किया करते हैं, जीडीपी का जो फॉर्मूला क्या है और जो नया बेस ईयर है वो 2022-23 है। 12th मार्च का जो डे हुआ करता है उसको हम डांडी मार्च के डे के रूप से भी ऑब्जर्व किया करते हैं, क्योंकि 12th मार्च 1930 को महात्मा एम के गांधी जो हैं वो आप देखिए कि डांडी मार्च के लिए जाते हैं और सोल्ट उनके द्वारा बनाया जाता है, सोल्ट लॉ को ब्रेक करते हुए। डांडी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर में है। डांडी का जो एरिया है, साबरमती आश्रम से ये जाते हैं और सेशेल्स नाम का जो कंट्री है, सेशेल्स नाम का जो कंट्री है वो इसी डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करता है, एम के गांधी के साथ में उनका क्लोज रिलेशन होने की वजह से। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डांडी मार्च के बारे में, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को एम के गांधी हैं वो पहुंचते हैं डांडी के वहां पे और उनके द्वारा जो जो सोल्ट है वो बनाया गया था, कानून है उसको तोड़ दिया गया था, कानून को तोड़ दिया गया था। फिर आप देखिए कि इनके इस मार्च के बाद में अलग-अलग एरिया के अंदर में भी जो मार्च है वो कैरी आउट होती है। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे सी राजगोपालाचारी हैं, उनके द्वारा मार्च को कैरी आउट किया गया था, जिसको कि वेदार मार्च के रूप से भी या वेदार सोल्ट रिवोल्ट के रूप से भी हम जानते हैं। मालाबार का जो एरिया है वहां पे के केलापन या पी कृष्णा पिल्लई ये लीडर्स हुआ करते थे, उनके लीडरशिप के अंदर में वहां पे मार्च हुआ था। दर्शना के अंदर में, दर्शना के वहां पे भी आप देखिए कि सोल्ट मार्च होता है जिसमें सरोजनी नायडू है, एम के गांधी के जो सन है मनीलाल वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल के स्टॉक के बारे में बताया गया है, हमारे पास में 88 डेज का कोल का स्टॉक है प्रेजेंट समय के अंदर में और डिमांड जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है उसके रिगार्डिंग में ये पूछा गया। फिर आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट रूल्स को जो चेंज किया गया था कि चाइना से भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया जा सकता है, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में बेनिफिट रहेगा। रेयर अर्थ के जो जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिया को सप्लाई हो सकते हैं इस यहाँ पे रूल्स को चेंज करने की वजह से। यूएस के प्रेसिडेंट का यहाँ पे डिस्कशन है कि ईरान के अंदर में कुछ भी नहीं बचा है, अब उनके द्वारा इससे जो अटैक है वो नहीं किया जाएगा, वॉर है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो आप देखिए कि ये शो करता है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके द्वारा ऐसा एक ट्रैप के अंदर में उनका एंट्री करना जिसका कोई भी एग्जिट है वो नहीं था, कोई भी यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो नहीं था। ब्रिटेन के इन्वॉल्वमेंट को बताया है रसिया ने कि ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट है, रसिया के वहाँ पे जो स्ट्राइक हुआ है यूक्रेन के द्वारा, तो ये इन्वॉल्वमेंट के बारे में है। श्रीलंका के बारे में है, श्रीलंका ने आप देखिए कि श्रीलंका ने के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो हैंडओवर करना है ईरानियन जो सेलर्स हैं उनकी एम्बेसी को, ईरानियन जो पर्सन है जो बोट के ऊपर में जो अटैक हुआ था, उनको उनकी एम्बेसी को यहाँ पे हैंडओवर है वो करना है। और स्टूडेंट्स यूएस के वहाँ पे जो फाइल्स हैं उसके बारे में है, नेपाल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, नेपाल में जो नया गवर्नमेंट आया है इलेक्शन के बाद में, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जो नए जो सुप्रीम लीडर हैं जो कि अभी बनाए गए थे उनको भी यहाँ पे इंजरी हुआ है, तो उसके बारे में है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।